Good morning students. Today we are going to start your last chapter of chemistry, that is periodic classification of elements. ठीक है, तो बहुत important chapter है. अगर आप देखेंगे तो 11th 12th में भी इसी का ही यूज़ होगा, तो बहुत ही ध्यान से ये चैप्टर्स पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो टोटल जो है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हमको 118 एलिमेंट्स नोन है. कितने एलिमेंट्स नोन है? 118 एलिमेंट्स नोन है. तो अगर आपको इन पूरे एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, क्या क्या है उनके बारे में पूरा स्टडी करनी है, तो सोचो 118 एलिमेंट्स की स्टडी करना कितना मुश्किल हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि अब हम अपने घर में भी या फिर सुपरमार्केट में भी देखोगे कि क्लासिफिकेशन हुआ रहता है. आप सुपरमार्केट जाते हो, डी मार्ट जाते हो, तो इतने सारे सामान रहते हैं ना. आपको डिटर्जेंट चाहिए, सोप चाहिए, और सोप भी अलग अलग टाइप का, बाथिंग सोप होता है, जेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सोप होते हैं ना. तो उन सब का कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, उनमें क्लासिफिकेशन रहता है कि ये रो में ग्रेन्स मिलेंगे, इस रो में सिर्फ दालें, अलग अलग टाइप की दालें मिलेंगी, इस रो में आपको डिटर्जेंट मिलेगा, डिटर्जेंट बार मिलेंगे, इसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलेगा, है ना, इसमें मैगी नूडल्स मिलेगा, और उसी टाइप के पास्ता मैगी नूडल्स वाले कॉलम होते हैं. फिर एक कॉलम होता है जिसमें सॉसेज मिलते हैं अलग अलग तरीके के. तो अलग अलग उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है ताकि आपको ढूंढना आसान हो, वहाँ से सर्च करना, उनकी स्टडी करना आसान हो, है ना. घर पे भी आप करते हो, बेडरूम में आपका जो घर है उसमें हर चीज़ रूम का क्लासिफिकेशन होता है. भाई ये जो है स्टडी रूम है, ये बेडरूम है ना. और बेडरूम में भी आप क्लासीफाई करते हो कि यहाँ कबर्ड है, इस कबर्ड में कपड़े रहेंगे घर पहनने के, बाहर पहनने के, यहाँ मेरे बुक्स रहेंगे. तो आप हर जगह क्लासीफाई करते हो. क्लासीफाई करने से क्या हो जाता है, सब कुछ ईजिली आपको समझ में आने लगता है ना. उसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, उसको भी क्लासीफाई किया गया है और क्लासीफाई करके उनके ग्रुप्स बना दिए गए हैं. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करेंगे तो हम उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के बारे में एटलीस्ट जनरल नॉलेज तो ले सकते हैं कि किस टाइप का वो एलिमेंट्स होंगे, उस ग्रुप के मेंबर्स क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी. तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, क्या मतलब हुआ, प्लेसिंग सिमिलर ग्रुप्स टुगेदर, है ना. जो सिमिलर टाइप के हैं उनको क्या रखना, एक साथ रख देना, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे. जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें अगर जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको एक जगह रखेंगे. ठीक है, सो इससे क्या हो जाएगी, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एलिमेंट्स की स्टडी करना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. सो इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं. अब क्लासिफिकेशन कैसे करें भाई, कौन सी प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टीज़ लेंगे हम क्लासीफाई कर लें. तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं. ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो डोबेराइनर्स थे. उन्होंने क्लासिफिकेशन का एक तरीका बताया कि भाई इस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. उसके बाद दूसरा जो बहुत ही प्रोमिनेंट जिनका वर्क था वो है न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, है ना. एक न्यूलैंड करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल दिया. उसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सबने अपना अपना कुछ ना कुछ दिया, कंट्रीब्यूशन किया, बट उतना किसी का फेमस नहीं हुआ. उसके बाद जो है वो मेंडलीव्स आए, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, फिर मेंडलीव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया जो काफ़ी हद तक सही था, बट उसमें भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे. फिर उसके बाद फाइनली हेनरी मोजले और बोरबेरी, है ना, जो नील बोर्स हैं, उन्होंने फाइनली जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देते हो वो उन लोगों ने दिया. और फिर अब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पीरियोडिक टेबल्स पढ़ेंगे, सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डोबेराइनर ट्रायड्स पढ़ेंगे और न्यूलैंड ऑक्टेव पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम ये दोनों टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट हम लोग देखते हैं डोबेराइनर्स ट्रायड. सो ट्रायड का मतलब क्या होता है भाई, डोबेराइनर तो साइंटिस्ट हैं, ओके, उन्होंने ट्रायड बनाया. ट्रायड मतलब उन्होंने 3 का ग्रुप बनाया. ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, ऐसे 3 एलिमेंट्स को लिया और उनका उन्होंने ग्रुप बनाया. ठीक है, और उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है, सो उन्होंने क्या किया, डोबेराइनर ने, उन्होंने बनाया ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए. ठीक है, और जो एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी. ठीक है,
सो उन्होंने 3 एलिमेंट्स से ग्रुप बनाए जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप की थी, और उनको कैसे रखा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा उनको ट्रायड्स को, और उन्होंने इस तरीके से क्लासीफाई किया। तो सबसे पहला जो उनका ट्रायड था, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड बनाए। तो फर्स्ट ट्रायड था, उसके एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से पहला ट्रायड बनाया उनकी क्लासिफिकेशन का। एग्जाम में आता है ये कि डुबेराइनर से कितने ट्रायड्स थे और उनके ट्रायड्स के एक्सप्लेन करो करके, है ना। तो उनके ट्रायड को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि उन्होंने 3 ट्रायड बनाया है ना। फर्स्ट ट्रायड जो थे उसमें कौन कौन से एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और उनको कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी पता है, जो बीच का एलिमेंट था, मिडिल एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास था वो इन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज था। कैसे, चलो देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, ठीक है, इसका 23 और इसका होता है 39। ठीक, तो इसका ऑलमोस्ट 6.9 होता है, 7 नहीं होता, 6.9 होता है, उसको हम क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो जो ये सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एवरेज होगा। तो देखो एवरेज मतलब 7 डिवाइड बाई 39/2 करो, कितना आ जाता है, 13। 7 + 39/2 46/2, 46 को क्या लिख सकते हो आप, 23। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, इन दोनों के जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है। एवरेज कैसे निकालते हैं पता है ना, इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि मैंने पहले और दूसरे का एटॉमिक मास लेके उसको एवरेज निकाला, तो एवरेज कितना आया, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डुबेराइनर ट्रायड, कि एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द, या एरिथमेटिक मीन, एवरेज को और क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है, सो ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ना कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डुबेराइनर ट्रायड, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, तीनों के तीनों मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं, तो इसलिए उनको एक जैसा एक जगह रखा गया। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा जो ट्रायड बनाया, ये फर्स्ट ट्रायड था उनका डुबेराइनर का, जो सेकेंड ट्रायड था उसको देखते हैं हम लोग, ट्रायड 2। ठीक है, उसमें भी उन्होंने 3 एलिमेंट रखे, उसमें रखा उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, उन्होंने इन तीनों एलिमेंट को साथ में रखा। अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 40 होता है, स्ट्रोंशियम का 87.6 और इसका होता है 137.3। तो स्ट्रोंशियम का क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, इन दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। तो देखो आ रहा है कि नहीं, देख लो 40 + 137.3 डिवाइड बाई 2, देखो कितना आता है ये, तो क्या बोला, मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो, कि जो स्ट्रोंशियम है उसका एटॉमिक मास क्या होगा, इन दोनों के एटॉमिक मास का अरिथमेटिक मीन। सो देखो मैं 40 और 137.3 का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूंगी, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, तो आंसर आता है 88.6, विच इज़ वेरी क्लोज टू द मास ऑफ द स्ट्रोंशियम। सो ये उनका डुबेराइनर ट्रायड्स थे। उन्होंने ट्रायड कैसे बनाया, उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, और ये तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, सेम टाइप की होती थी, सिमिलर टाइप की, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होता था अरिथमेटिक, एटॉमिक मास ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक, तो ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो ये ट्रायड 1 हुआ, ट्रायड 2, ऐसे ही उन्होंने ट्रायड 3 बनाया। ट्रायड 3 में उन्होंने कौन से एलिमेंट्स रखे, देख लेते हैं। सो ट्रायड 3 में उन्होंने रखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सो क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 79.9 जिसको आप 80 ले सकते हो, और इसका होता है 126.9 जिसको हम 127 ले सकते हैं। ठीक है,
सो अब आप फिर से देखो इनका अरिथमेटिक मीन कितना होता है, क्या क्या लेंगे 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2, तो निकालो कितना आएगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का मैंने अरिथमेटिक निकाला तो वो आता है 81.2 और इसका ऑलमोस्ट कितना है एटॉमिक मास 80, 79.9 को हम 80 लिख सकते हैं, ठीक। सो आप फिर से देख सकते हो कि इन दोनों का अरिथमेटिक मीन ऑलमोस्ट ब्रोमीन के मास के बराबर है। सो ये था डोबेराइनस ट्रायड। समझ में आ गया क्या किया उन्होंने, फिर से सुन लो कि उन्होंने ऐसे 3 एलिमेंट्स लिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की थी और उनका एक ग्रुप बनाया, जिस उस ग्रुप का नाम क्या दिया उन्होंने, ट्रायड बोला। उन्होंने ऐसे 3 ट्रायड बनाए। पहले ट्रायड के मेंबर्स कौन थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे ट्रायड के मेंबर्स थे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। और थर्ड ट्रायड के थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सो ये उनका डोबेराइनर्स का ट्रायड था। पर ये जो ट्रायड था उसमें देखो कितने एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई किया। सो डोबेराइनर ने ये जो प्रपोज किया था ना, ये प्रपोज किया था 1817 में, ठीक है। 1817 में उन्होंने अपना ये ट्रायड प्रपोज किया। उस समय 1817 में 30 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे हमको, 30। अभी फिलहाल तो हमको कितने एलिमेंट्स नोन है, अभी एट प्रेजेंट में बात करें तो अभी तक हमको इतने एलिमेंट्स नोन है, 118 एलिमेंट्स। पर उस समय 1817 में कितने एलिमेंट्स नोन थे, 30 एलिमेंट्स। उस 30 एलिमेंट्स में उन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, सिर्फ 9 एलिमेंट्स को। उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रायड बनाए, बाकी वो और जितने भी एलिमेंट्स थे 30 में 9 माइनस कर दो कितने हुए, 21 एलिमेंट्स, उनका वो ट्रायड ही नहीं बना पाए। तो यहाँ पर उनका ये फेल हो गया कि वैसे तो टोटल 30 एलिमेंट्स थे बट उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई किया, बाकी सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाए। सो ये उनका मेजर ड्रॉबैक था। कि क्या ड्रॉबैक था, कि ही हैज़ ओनली अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और इन अ ट्रायड फॉर्म। बाकी सारे एलिमेंट्स का उन्होंने ग्रुप ही नहीं बनाया। सो इस वजह से ये क्या हो गया, डोबेराइनर ट्रायड फेल हो गया। ये क्या हो गया, यही उसका ड्रॉबैक है। तो एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द डोबेराइनर ट्रायड या व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द डोबेराइनर ट्रायड। तो उसको आपको लिखना है कि क्या हुआ कि ही कुड अरेंज ओनली 9 एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड, जबकि उस समय कितने एलिमेंट नोन थे, 30 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम, बट ही कुड एबल टू he could arrange only 9 elements in the triad form, and this is the drawback of the डोबेराइनर triad. Understood this डोबेराइनर triad? तो अब ये तो भाई नहीं चला। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड, ठीक है। सो आपको क्या याद करना है डोबेराइनर ट्रायड में, उसके ट्रायड्स याद करने हैं। ये आपकी बुक में टेबल 5.2 में भी दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से ट्रायड हैं। 3 ट्रायड्स हैं और उनका नाम दिया है। पहला ट्रायड में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरे में है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। और तीसरे में था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये लर्न करना है, ठीक। उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया इन सारे एलिमेंट्स का, वो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। तो उस समय ये जो रूल है, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो ईयर 1866 में किया था और उस समय 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो उन्होंने सारे 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। कैसे अरेंज किया कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उन्होंने अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट रिपीट्स, जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है, जैसे कि उन्होंने इस तरीके से एक बनाया, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। पहले उन्होंने 7 एलिमेंट्स रखे, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद 8th एलिमेंट को फिर से उन्होंने कहाँ रखा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, क्योंकि 8th जो एलिमेंट है वो अपने से जो पहला है उसको क्या करता है, वो रिपीट करता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का क्या बोला उन्होंने, प्रॉपर्टी सेम होगी। वैसे फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। फिर उन्होंने बोला कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी भी क्लोरीन के जैसे होगी और फिर ब्रोमीन की प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इन लोगों से मैच करेगी। तो उन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया, ठीक है,
और बोला कि इन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ऐसे उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज किया। तो उनका अरेंज करने का तरीका क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और जो 8th एलिमेंट है वो प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है, ठीक है। जो 8th एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, वो रिपीट करता है, ठीक है। तो जैसे लिथियम और सोडियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी बोला, वैसे ही पोटेशियम की वैसी होगी, कॉपर की, फिर रुबिडियम की। तो इनों की एवरी 8th एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किए। जैसे कि होता है ना, म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा प ध नी सा, आप लोग पढ़ते हैं ना, तो देखना सा रे गा मा प ध नी 7 हो गए, और नी के बाद फिर से क्या आता है, सा, मतलब जो पहला वाला था वो फिर से रिपीट हो रहा है, सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने बनाया, जैसे कि म्यूजिक में जो 7वां नोट होता है वो पहले को रिपीट करता है, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स हैं वो भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। 8वां जो एलिमेंट है वो पहले जैसे एलिमेंट को अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ये उनका लॉ था। पर ये वाला लॉ भी फेल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ 40 एलिमेंट्स को ही, जो अप टू एटॉमिक मास 40 तक तो वो बहुत अच्छे से फॉलो करता था, मतलब ये जो रूल है यहाँ तक तो बिल्कुल फॉलो किया, बट उसके आगे ये जो रूल है वो फॉलो नहीं किया। मतलब क्रोमियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसे नहीं होती है, ठीक है। टीआई की प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसे नहीं होती, मैग्नीज की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस की जैसे नहीं होती। मैग्नीज तो मेटल है और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आयरन मेटल है और सल्फर नॉन मेटल है, तो दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मैच नहीं करती है। सो जो न्यूलैंड ऑक्टेव का रूल है वो कहाँ तक ही हुआ, कैल्शियम तक ही ये जो है ये रूल फॉलो होता था, उसके आगे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं था, ठीक है। उन्होंने ऐसे सारे के सारे 56 एलिमेंट को ऐसे लिख दिए उन्होंने, ठीक है, इन ऑर्डर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। पर ये जो एप्लीकेबल कहाँ तक था, कैल्शियम तक ही ये एप्लीकेबल हुआ, अप टू एटॉमिक मास 40 तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जो था कोई रिपीटेशन नहीं था। जो 8th एलिमेंट है, इट इज़ नॉट रिपीटिंग दी फर्स्ट एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़, ठीक है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे हाइड्रोजन फ्लोरीन, चलो ठीक है, लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, कैल्शियम की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, बोरॉन एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, कार्बन सिलिकॉन की सेम होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की सेम होती है, ऑक्सीजन सल्फर की भी सेम होती है, फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी सेम होती है, सोडियम पोटेशियम की भी प्रॉपर्टी सेम होती है, इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो यहाँ तक तो पूरा फॉलो कर रहा था, बट यहाँ पर वो फॉलो करना छोड़ दिया, इनकी प्रॉपर्टी भी मैच नहीं करती, इनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मैच नहीं करती। सो कहाँ तक एप्लीकेबल था ये रूल? यहीं तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नया, अब देखो 56 एलिमेंट्स ही नोन थे, पर अगर कोई नया एलिमेंट अगर उस समय डिस्कवर होता है तो उसको कहाँ रखें, उस पूरे क्लासिफिकेशन में समझ ही नहीं आया उसको, ठीक है। न्यूलैंड्स को समझ ही नहीं आया कि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो मैं उसको यहाँ कहाँ फिट करूँ उस एलिमेंट को, वो उसको समझ ही नहीं आया। फिर अगला था, कहीं कहीं पर उन्होंने देखो कि एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिया है ना, जैसे यहाँ पर देखो इस स्लॉट में 2 एलिमेंट है, कोबाल्ट एंड निकिल, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट हैं एक ही स्लॉट में। सो कहीं कहीं पर उन्होंने एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट्स को रख दिए। ही ऑल्सो ग्रुप्ड अनलाइक एलिमेंट्स अंडर दी सेम स्लॉट, जो अलग अलग एलिमेंट है उनको भी सेम स्लॉट में रख दिया। जैसे कि मैंने बताया ना, सल्फर और Fe इनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल अलग है, फिर उनको सेम ही स्लॉट में रख दिया। ये सेसियम और ये, इनकी भी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, उनको भी सेम स्लॉट में रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं थी, बट उन्होंने उनको सेम स्लॉट में ही रख दिया। सो ये उनके क्या थे, लिमिटेशंस थे। समझ में आ रहा है? सो इतना समझ में आया कि किस तरीके से राइनर ने और न्यूलैंड ने अब क्लासीफाई किए एलिमेंट्स को, पर क्योंकि क्या क्या उनके लिमिटेशंस थे। समझ में आया? चलो फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, हम क्लासीफाई क्यों करते हैं एलिमेंट्स को, ताकि हमको स्टडी आसान हो जाए एलिमेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले डोबे राइनर्स हैं, उन्होंने क्या बनाया, ट्रायड्स बनाया, ठीक है। उन्होंने 3 ट्रायड बनाए, और तीनों ट्रायड में जो एलिमेंट्स थे, हर एक ट्रायड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, सेम टाइप की होती थी। पर वो फेल हो गया क्योंकि उन्होंने 9 एलिमेंट्स को ही क्लासीफाई किया, बाकी सारे एलिमेंट को क्लासीफाई नहीं किया। फिर न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने अपना रूल लगाया। उन्होंने क्या बोला कि हमको एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सो जो 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है।
तो जैसे फ्लोरीन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलेगी, सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिलेगी, मैग्नीशियम की बेरिलियम से, ऐसा उन्होंने बताया। पर ये लिमिटेशन क्या हो गया कि ये कैल्शियम तक तो ये रूल एप्लीकेबल था, पर उसके आगे ये रूल एप्लीकेबल नहीं था। और अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको कहाँ रखूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स को रख दिए थे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट्स रख दिए और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग थी, फिर भी उनको सेम स्लॉट में रख दिया। तो ऐसे बहुत सारे उनके 4 कम से कम लिमिटेशंस हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक। तो हमने देखा कि मैनलीव्स और न्यूलैंड दोनों के ही जो थे ऑक्टेव रूल वो क्या हो गए, लिमिटेशन की वजह से हमने उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद आए मेंडलीव्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल सामने रखा, ठीक है। सो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप जब हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो आप उसके लिए अपना बुक भी सामने रखना, क्योंकि ये जो टेबल है 5.4 वो पढ़ेंगे हम लोग। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल कैसे थे, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके आगे से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव जो थे एक रशियन केमिस्ट थे, उन्होंने 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है, जिसको हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, he also arranged elements in increasing order of their atomic masses। जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ही उन्होंने पुट किया। जैसे हाइड्रोजन है, उसका मास सबसे कम है, तो पहले हाइड्रोजन को रखा। हाइड्रोजन के बाद किसका मास होता है, हीलियम। उसके बाद कौन आता है, लिथियम। हीलियम उस समय नोन नहीं था, हीलियम उस समय नहीं जानते थे, तो हाइड्रोजन के बाद उन्होंने किसको रखा, लिथियम। लिथियम के बाद उन्होंने क्या दिया, बेरिलियम, फिर बोरॉन। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है उस तरीके से उन्होंने एलिमेंट्स को रखना शुरू किया, ठीक है। और ही ट्राइड टू पुट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन अ ग्रुप, और जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की है उनको एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। जो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की है उनको एक ही ग्रुप में रखा, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टी ना एक जैसी होती है, तो उनको एक ग्रुप में रखा, ऐसा उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ऐसे सेम टाइप की प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा उन्होंने, ठीक है। पोटेशियम, फिर रुबीडियम आता है, ठीक है। रुबीडियम के बाद उन्होंने रखा सेसियम। तो एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जिनकी एक ही टाइप के एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की उनको एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। सो ये टेबल 5.4 आपको दिख रहा होगा, अपनी बुक में निकाल के देखेंगे। आप देखोगे उन्होंने कितने ग्रुप बनाए, टोटल 8 ग्रुप बनाए, है ना। आप देखो फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8th ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट रखे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन कॉपर, रुबीडियम, सिल्वर, सेसियम और गोल्ड। इतने सारे एलिमेंट उन्होंने फर्स्ट वाले ग्रुप में रखे। फिर सेकेंड ग्रुप में क्या क्या रखा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम और मर्करी, ये सब सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। वैसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके 8 ग्रुप बनाए, और जो एक टाइप की प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है उनको एक जगह रखा, एक ही ग्रुप में रखा, एक जगह नहीं बोल सकते, एक ग्रुप में रखा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक ही ग्रुप में रख दिया। अब देखोगे आप वहाँ पर आपको 8 ग्रुप दिख रहे होंगे। जो हॉरिजॉन्टल इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कॉलम्स हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप का नाम दिया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 6, 7 करके टोटल कितने ग्रुप बनाए उन्होंने, 8 ग्रुप। अब ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी दिख रही होंगी, आप है ना इस टेबल पे देखो, ऐसे तो वर्टिकल्स आपको क्या दिख रहे हैं, कॉलम में ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको। और इस तरीके से वर्टिकल्स भी आपको हॉरिजॉन्टल भी दिख रहे हैं, रोज दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज दिख रहे हैं, इस रोज को उन्होंने पीरियड का नाम दिया। क्या बोला, रोल को पीरियड, जैसे ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ पीरियड हो गया, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, तो टोटल 6 पीरियड थे उनके, ठीक है। तो टोटल 6 ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज थे और 8 ऐसे वर्टिकल कॉलम्स थे। तो एग्जाम में ये भी आता है ना कि मेंडलीव्स में कितने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे, तो याद रखना पड़ेगा कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप, और कितने पीरियड थे, 6 पीरियड, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, एक ही ग्रुप में एक ही टाइप की प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा, ठीक, इतना समझ में आया।
सो अब इसके पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी और इसका एडवांटेज क्या था और फिर क्या क्या लिमिटेशंस था मेंडलीव्स का, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।